Hello everyone, Jai Hind. Welcome to the class. Today we will be talking about a very important topic, that is polymers. Okay. So surely you will going to get questions in the exams from this topic. So let's get started with the class. तो आज के क्लास में हम पॉलीमर्स के बारे में तो पढ़ेंगे ही, ओके, and we will also going to discuss about the fertilizers, okay, because you will going to get some questions on fertilizers as well, okay. तो चलिए पॉलीमर्स की बात करते हैं. पॉलीमर्स, ओके, पॉली का क्या मतलब होता है? पॉली मीन्स मेनी, ओके. सो पॉली मीन्स ओके, सो पॉली मीन्स मेनी, ठीक है. पॉली का क्या मतलब हो गया? मेनी. एंड मर्स मीन्स यूनिट, ओके. तो कई यूनिट से मिलके बनने वाले मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? पॉलीमर, ओके. जो छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं जिनसे कि ये पॉलीमर्स बनते हैं, ओके, उन्हें हम मोनोमर कहते हैं. इसका मतलब कई सारे मोनोमर्स से मिलके क्या बनेंगे? पॉलीमर्स बनेंगे, ओके. सो पॉलीमर इज बेसिकली अ मॉलिक्यूल विद अ वेरी हाई मॉलिक्यूलर वेट. क्योंकि होता क्या है, कई सारे मोनोमर्स दे जस्ट गेट एड ऑन, ठीक है, वो ऐड होते हैं, दैट रिजल्ट इन इंक्रीज इन दी मॉलिक्यूलर वेट और द हाई मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है. इसीलिए जो पॉलीमर्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है एंड दे आर गोइंग टू कंपोज्ड ऑफ अ रिपीटिंग सिंपल स्ट्रक्चरल यूनिट. इसका मतलब कई सारे मोनोमर्स को मिलकर के जो एक मॉलिक्यूल बनता है जिसका हाई मॉलिक्यूलर वेट है, ओके, दैट इज पॉलीमर्स, ओके. तो इनको हम मैक्रोमोलिक्यूल्स भी बोलते हैं, ओके. तो देखिए दो टाइप के पॉलीमर्स होते हैं. एक तो हो गया आपका होमोपॉलीमर, राइट, जिसमें कि जो दोनों मोनोमर्स होंगे वो सेम होंगे, राइट, ओके. और जो हेट्रोपॉलीमर है या कोपॉलीमर है, इसमें जो मोनोमर्स हैं जिससे मिलके ये पॉलीमर बन रहा है वो डिफरेंट होंगे, ओके, राइट. So this is the name. Homo is for the single recurring monomer, and for the different, okay, for two different monomer subunits, दो हैं या दो से ज़्यादा different monomers हैं, तो ऐसे में हम इनको heteropolymer और copolymer बोलते हैं, okay. Moving ahead to some terminologies. देखिए यहाँ पे definition भी दिया हुआ है कि जो पॉलीमर्स होते हैं वो लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल होते हैं और उनकी सिंथेसिस कैसे होती है? बाय लिंकिंग टुगेदर सिंगल पार्ट्स कॉल्ड मोनोमर्स. इसका मतलब कई सारे मोनोमरिक यूनिट मिलके क्या बनाते हैं? पॉलीमर्स, ओके. मोनोमर क्या होता है? मोनोमर सबसे छोटा, ओके, द सिंपलेस्ट एंड नॉन रिडंडेंट, मतलब आप उसे फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है. सो दैट स्मॉलेस्ट और द सिंपलेस्ट यूनिट जिससे कि पॉलीमर बनता है उसको हम मोनोमर कहते हैं, ओके. उसके बाद देखिए और कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जैसे इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी एंड प्लास्टिक, ओके. तो इलास्टिसिटी क्या होता है? इलास्टिसिटी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जब आप उसे स्ट्रेच करते हैं वो वापस से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है, ओके. सो दैट वी कॉल इट एज द इलास्टिसिटी, ओके. प्लास्टिसिटी क्या होती है? अगर आपने किसी भी मटेरियल को स्ट्रेच किया और वापस से वो अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाया, सो वो उस प्रॉपर्टी को हम प्लास्टिसिटी कहते हैं, ओके. तो जैसे आपको पता है इलास्टिक होता है जो, राइट, आपने उसे स्ट्रेच किया वापस से वो ओरिजिनल शेप में आ गया, सो दैट इज द प्रॉपर्टी इज इलास्टिसिटी, ओके. प्लास्टिसिटी में क्या होता है कि अगर आपने उसे स्ट्रेच किया वापस से वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आता, ठीक है. सो प्लास्टिक इट इज अ मटेरियल दैट एग्जिबिट्स प्लास्टिसिटी और दैट इज कोलोकियल टर्म फॉर अ पॉलीमर, ठीक है. तो बस आप सिंपली ये समझिए जो प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करता है वो प्लास्टिक होता है, ठीक है. प्लास्टिक को अगर आप स्ट्रेच करेंगे वो वापस से अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आता, ठीक है. मूविंग अहेड टू द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स. तो पॉलीमर्स का कई क्लासिफिकेशन देखा गया है. कुछ तो देखा गया है बेस्ड ऑन द सोर्सेज, कुछ देखा गया है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, ओके. देन द थर्ड वन इज बेस्ड ऑन रिएक्शन, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, एंड द फोर्थ इज बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है. तो सोर्सेज की बात करें तो पॉलीमर्स नेचुरल पॉलीमर्स भी होते हैं जिनका जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है वो आइदर प्लांट है या एनिमल है, तो ऐसे पॉलीमर्स को हम कहते हैं नेचुरल पॉलीमर्स. एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है. तो स्टार्च और सेल्यूलोज आपके नेचुरल पॉलीमर्स में आते हैं. सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स में
थोड़ा सा नेचुरल भी होता है, थोड़ा सा सिंथेटिक भी होता है, ओके। तो इसीलिए हम इसे सेमी सिंथेटिक की कैटेगरी में रखते हैं। सो द एग्जाम्पल इज रेयॉन, ओके। लास्ट है सिंथेटिक पॉलीमर्स, इसमें नायलॉन आता है, पॉलीस्टर आता है, ठीक है। तो ये लाइक दे आर नॉट एट ऑल नेचुरल, ये एकदम भी नेचुरल नहीं होते, ये मैन मेड होते हैं, ठीक है। सिंथेटिक पॉलीमर्स की कैटेगरी में आते हैं, जैसे नायलॉन और पॉलीस्टर। सो एग्जाम्पल्स आर ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। एग्जाम्पल आप ज़रूर याद करिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस जो इससे आएंगे वो काफ़ी सिंपल होंगे, ठीक है। बट अगर आपको याद नहीं है कि नेचुरल पॉलीमर के एग्जाम्पल क्या हैं, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कौन सा है या सिंथेटिक पॉलीमर कौन सा है, सो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू आंसर, ओके। सो मूविंग अहेड टू द अदर वन दैट इज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखिए स्ट्रक्चर के बेसिस पे लीनियर पॉलीमर्स भी होते हैं, ठीक है, जो कि लीनियर का मतलब ही आपको पता है स्ट्रेट चेन, ठीक है। दूसरे होते हैं ब्रांच्ड चेन पॉलीमर, ओके, जिसमें कि जैसे चेन्स हैं, ओके, इन चेन्स में ब्रांचिंग हो गई है, ठीक है, राइट, ओके। तो ये हो गए लाइक दे आर द ब्रांच्ड वंस, ओके, ये ब्रांचिंग इसमें हो गई है, ठीक है। तो कुछ होते हैं स्ट्रेट लाइन, जैसे कि लीनियर पॉलीमर्स होते हैं जिसमें नायलॉन और पॉलीस्टर आता है। कुछ होते हैं ब्रांच्ड चेन, जिसमें जो चेन होती है उसमें ब्रांचिंग हो जाती है, जैसे उसमें पीवीसी आता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड टेफ्लॉन। जो नॉनस्टिक कुकवेयर्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, जो नॉनस्टिक कुकवेयर्स में कोटिंग होती है वो टेफ्लॉन की ही कोटिंग होती है, ठीक है। तो वो एक ब्रांच चेन पॉलीमर है। थर्ड इज द क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, इसमें होता है बेकेलाइट और मेलामाइन, ठीक है। तो जो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स होते हैं वो आपस में दे आर बीइंग लिंक्ड लाइक दिस, ठीक है, क्रॉस लिंकिंग हो जाती है उसमें। तो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो बेकेलाइट और मेलामाइन जो है ये क्रॉस लिंक पॉलीमर के एग्जाम्पल हैं, ओके। जो हम इलेक्ट्रिकल स्विचेस घर में देखते हैं, राइट, ओके, तो जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते हैं वो बेकेलाइट के बने होते हैं, ओके। और जो हम क्रॉकरी यूज़ करते हैं वो मेलामाइन की होती है, राइट। तो आपको पता है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, ओके। ऐसा नहीं कि ये ब्रेक नहीं करेंगे, बट अगर आप कंपेयर करें लीनियर और ब्रांच्ड से, तो बिकॉज ऑफ दे आर क्रॉस लिंक्ड, ओके, तो इस वजह से ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं इफ़ वी कंपेयर देम टू द लीनियर और द ब्रांच्ड चेन पॉलीमर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एडिशनल पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर्स पे, ठीक है। तो देखिए जो मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन होता है उसके बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन है। अगर ऐसे पॉलीमर हैं जो एडिशन से बने हैं या दो मोनोमर्स को ऐड करके बने हैं, उनको हम एडिशन पॉलीमर्स कहेंगे, ठीक है। इसमें आपके होमोपॉलीमर आ जाते हैं, जैसे पॉलीथीन है, ओके, राइट, या पॉलीप्रोपीन है, ओके। तो ये क्या है, ये होमोपॉलीमर्स हैं, क्योंकि इनमें जो दोनों मोनोमेरिक यूनिट है वो सेम है, ठीक है। कोपॉलीमर्स क्या होते हैं, कोपॉलीमर्स वो होते हैं जिनमें मोनोमेरिक यूनिट डिफरेंट होती है, ठीक है। दे आर कोपॉलीमर्स और हेट्रोपॉलीमर्स, ठीक है। कंडेंसेशन पॉलीमर्स कैसे अलग होते हैं एडिशन पॉलीमर्स से, देखिए कंडेंसेशन पॉलीमर्स में होता क्या है कि एलिमिनेशन होता है, एक कोई छोटा सा मॉलिक्यूल, राइट, इट विल गोइंग टू बी एलिमिनेटेड एंड यू आर लेफ्ट विद दैट कंडेंस्ड पॉलीमर, ओके। तो दो मोनोमेरिक, दो या दो से ज़्यादा भी मोनोमेरिक यूनिट को ऐड किया जाता है, ठीक है, लाइक दे आर बीइंग रिएक्टेड टुगेदर, ओके, और उसमें से कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो जाता है, ओके, कंडेंस हो जाता है, एंड द रिजल्ट दैट वी गेट इज द कंडेंसेशन पॉलीमर्स, ओके। तो इसमें नायलॉन 6,6 है, पॉलीस्टर है, दीज टू आर द एग्जाम्पल फॉर द कंडेंसेशन पॉलीमर्स, ओके। देखिए जो मेनली पॉलीमर से क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो आएगा आपके एग्जाम्पल से, तो एग्जाम्पल आपको ज़रूर याद होना चाहिए। दूसरा आता है यूजेस ऑफ पॉलीमर्स, ओके। सो येस, दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। उसके बाद देखिए मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पे ये डिवाइडेड होते हैं इलास्टोमर्स में, फाइबर्स में, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स में एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स में, ओके। तो इलास्टोमर्स में देखिए जो रबर के होते हैं, जैसे नियोप्रीन हो गया, आइसोप्रीन हो गया, वो आ गए। फाइबर्स हो गए, ठीक है, फाइबर्स में नायलॉन है, पॉलीस्टर है। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स है, ठीक है, तो इसमें पीवीसी हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, पॉलीस्टीरीन हो गया, राइट। उसके बाद थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स हैं जिसमें कि बेकेलाइट हो गया, ओके, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लासिफिकेशन आपको याद होना चाहिए और इसी तरीके से आप पढ़िए, ओके। लाइक फर्स्ट यू नीड टू नो द क्लासिफिकेशन, एग्जाम्पल्स एंड यूजेस, ओके। अब चलिए थोड़े से और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं कि नेचुरल और सिंथेटिक पॉलीमर्स में क्या डिफरेंस है,
ठीक है। तो नेचुरल पॉलीमर्स वही होते हैं जो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं और उनका जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है वो प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, ये नेचुरली होते हैं एंड दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बायोलॉजिकल प्रोसेस। इनको डिग्रेड करना भी ईजी होता है, ठीक है, बिकॉज ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं बिकॉज दे आर बीइंग फॉर्म्ड फ्रॉम द प्लांट और द एनिमल सोर्सेज। ओके, दूसरे आते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स। तो ये आर्टिफिशियली प्रोड्यूस होते हैं, नेचुरली नहीं अकर करते, सो दे आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द केमिकल प्रोसेस। और जितने भी पॉलीमर्स हैं, राइट, दे आर हार्ड टू डिग्रेड, द सिंथेटिक वंस। ओके, दे आर हार्ड टू डिग्रेड। उसके बाद देखिए कुछ एग्जाम्पल है, जैसे डीएनए हो गया, रबर है, सेल्यूलोज है, वूल है, ये सब नेचुरल पॉलीमर्स के एग्जाम्पल हैं। ओके, जब हम सिंथेटिक पॉलीमर्स की बात करते हैं तो नायलॉन हो गया, पॉलीस्टर हो गया, टेफ्लॉन और इपॉक्सी, ये सब हो गया आपके सिंथेटिक पॉलीमर्स। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा डिटेल में और समझते हैं लीनियर पॉलीमर्स को। तो लीनियर पॉलीमर्स में देखिए ऐसे पॉलीमर्स जिसमें जो यूनिट्स हैं, ओके, वो एंड टू एंड कनेक्टेड होती हैं और एक लॉन्ग चेन बनाती हैं। ठीक है, इसमें जो पॉलीमर्स होते हैं ये क्वाइट फ्लेक्सिबल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जो इंटरेक्शन है वो होता है वैन डर वाल्स फोर्सेस या हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, तो ये दो टाइप के इंटरेक्शन लीनियर पॉलीमर्स में देखे गए हैं। ओके, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे पॉलीथाइलीन, टेफ्लॉन, पीवीसी एंड पॉलीप्रोपाइलीन। ठीक है, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन। उसके बाद देखिए ब्रांच्ड में क्या होता है, ये पॉलीमर में इट कंसिस्ट ऑफ अ चेन स्ट्रक्चर हैविंग वन मेन चेन। तो एक तो इसमें मेन चेन होती है, ठीक है, बाकी फर्दर इसमें ब्रांचिंग होती है विथ स्मॉलर चेन। ओके, इसमें और जो चेन्स होती हैं वो काफ़ी स्मॉल होती हैं, मीन्स एक तो मेन चेन हो गई, ठीक है, बाकी जो ब्रांचिंग होती है वो स्मॉलर चेन्स की होती है। ठीक है, इनकी डेंसिटी लो होती है। एग्जाम्पल में पॉलीप्रोपाइलीन विथ मिथाइल ग्रुप एज ब्रांचेस, दैट इज LDPE। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं क्रॉस लिंक पॉलीमर। आपको डायग्राम से क्लियरली समझ आ रहा होगा कि ये क्यों इतने स्ट्रांग होते हैं, बिकॉज आप इनका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दे आर क्रॉस लिंक्ड प्रॉपर्ली। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो एडजेसेंट चेन है दे आर अटैच्ड बाय द कोवैलेंट बॉन्ड्स। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कहाँ पे कोवैलेंट बॉन्डिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रॉस लिंक्ड है, राइट। सो अमॉर्फस जो पॉलीमर्स होते हैं दे आर वीक, ओके, लेकिन जो क्रॉस लिंकिंग की वजह से लाइक दे आर बीइंग एडेड विद द स्ट्रेंथ। ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ और बढ़ती है बिकॉज ऑफ दिस क्रॉस लिंकिंग। ओके, जैसे वल्कनाइज्ड रबर इज पॉलीआइसोप्रीन विथ सल्फर क्रॉस लिंक्ड। ठीक है, तो जो वल्कनाइजेशन होता है रबर का उसमें हम सल्फर यूज करते हैं, ठीक है, विथ पॉलीआइसोप्रीन, राइट। तो वो उनको एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, राइट। नेक्स्ट वी कम टू द ब्रांच पॉलीमर एंड लीनियर पॉलीमर। तो देखिए जो ब्रांच्ड होते हैं ऑब्वियसली वो मैक्रोमोलिक्यूल होंगे, ठीक है, और उसमें जो लाइक दे आर बीइंग मेड फ्रॉम द पॉलीमराइजेशन ऑफ मोनोमर्स एंड हैज अ ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। ब्रांच्ड स्ट्रक्चर की ही वजह से उन्हें ब्रांच पॉलीमर्स कहा जाता है। ठीक है, लीनियर में क्या होगा, वो एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये लूजली पैक्ड होते हैं ब्रांच्ड, और जो लीनियर होते हैं दे आर टाइटली पैक्ड। ओके, सो देर आर फर्दर प्रॉपर्टीज मेंशन्ड हियर, जैसे कि ब्रांच की जो डेंसिटी होती है वो लो होती है और जो लीनियर की है वो डेंसिटी हाई होती है। ठीक है, सो यू कैन गो थ्रू इट, राइट। उसके बाद देखिए ब्रांच्ड और क्रॉस लिंक में क्या डिफरेंस होता है। जो ब्रांच पॉलीमर्स होते हैं, राइट, इनका ब्रांच स्ट्रक्चर होता है और क्रॉस लिंक में आपको लिंकेजेस दिख रहे थे, राइट। सो थ्रू द डायग्राम यू कैन ईजिली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्रॉस लिंकिंग कैसे हुई है। ठीक है, ये दो चेन्स हैं और ये यहाँ पे क्रॉस लिंकिंग हुई है जिसकी वजह से उसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड की गई है, राइट। सो दे आर हैविंग मोर स्ट्रेंथ। ओके, दे कंटेन लिंकेजेस बिटवीन बैकबोन्स ऑफ सेवरल पॉलीमर्स मैक्रोमोलिक्यूल, ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, और दीज ब्रांच जो होते हैं वो लीनियर से तो कॉम्प्लेक्स होते हैं बट क्रॉस लिंक से लेस कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए जो पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस है दो है, एक है आपका एडिशन पॉलीमराइजेशन, दूसरा है कंडेंसेशन। ठीक है, जैसा कि इसका नाम है एडिशन में ऐड हो रहा है, आप देख रहे हैं इथीन है, ठीक है, जो सेम मोनोमरिक यूनिट है वो सब ऐड हो जा रही हैं और ये पॉलीथीन बना रही हैं। ठीक है, तो एडिशन पॉलीमर्स के कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे पॉलीथीन हो गया, पॉलीप्रोपीन हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, टेफ्लॉन हो गया और पॉलीस्टीरीन हो गया। ठीक है,
कंडेंसेशन में क्या होता है, इसमें आपको दिख रहा है कि एक कोई छोटे मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है, ठीक है। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ से वाटर का एलिमिनेशन हो गया है, ठीक है। तो वो जो मॉलिक्यूल है वो कंडेंस हो गया है, राइट। तो ऐसे पॉलीमर्स जो कंडेंसेशन के थ्रू बन रहे हैं, इन्हें हम कंडेंसेशन पॉलीमर्स कहते हैं, ठीक है। सो एग्जाम्पल इज ऑल्सो देयर, राइट। नेक्स्ट समझते हैं दोनों के बीच का डिफरेंस। तो यहाँ पे देखिए रिएक्शन जो होता है बिटवीन मोनोमर्स इन मल्टीपल बॉन्ड्स में होता है, दे जॉइन टुगेदर टू फॉर्म दी सैचुरेटेड polymers. Okay, condensation में functional groups of two monomers react together releasing a small molecule. तो एक small molecule release होता है, जैसे अभी जो हमने पढ़ा water release हो रहा है, ठीक है। तो जो कंडेंस ये कंडेंस हो रहा है बिकॉज एक स्मॉल मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो आपको जो रिजल्टेंट पॉलीमर मिल रहा है वो कंडेंसेशन से ही मिल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इस मोड को हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं, ठीक है, राइट। उसके बाद देखिए पॉलीमर और इलास्टोमर में डिफरेंस, ठीक है। तो पॉलीमर तो हमें पता है कई सारे मोनोमर से मिलके बनता है, बट जो इलास्टोमर है इसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है, ओके। इट इज़ अमॉर्फस पॉलीमर, ठीक है। और जो पॉलीमर होता है मॉर्फोलॉजी वेरी करती है फ्रॉम क्रिस्टलाइन टू अमॉर्फस, राइट। तो यहाँ पे आप देखिए जो इलास्टोमर्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। पॉलीमर्स मोस्ट एक्सेप्ट इलास्टोमर्स आर स्टिफ एंड रिजिड, ठीक है। तो इलास्टोमर्स के अलावा जो भी पॉलीमर्स होते हैं मोस्टली दे आर स्टिफ एंड रिजिड, ओके। इसके बाद इलास्टोमर्स और फाइबर्स में देखिए जो इलास्टोमर्स होते हैं वो आप इजीली स्ट्रेच कर सकते हैं, दे कैन रिटेन देयर ओरिजिनल शेप, ओके, राइट। उस फाइबर्स क्या होते हैं, एलोंगेटेड स्ट्रक्चर होते हैं, नेचुरल या सिंथेटिक ओरिजिन के होते हैं। इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, स्टिफनेस होती है, वो काफ़ी हाई होती है, राइट। देन कमिंग टू थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं उनमें कोवैलेंट बॉन्ड होता है मोनोमर्स के बीच में, और वैन डर वाल इंटरेक्शन वीक होती है बिटवीन द मोनोमर चेन्स, ओके। सो इट इज सिंथेसाइज्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन, ओके। उसके बाद अगर आप थर्मोसेटिंग की बात करें तो इनका स्ट्रॉन्ग क्रॉस लिंक होता है, 3D नेटवर्क होता है, और इसमें कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो आपको पता है जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते हैं दे आर मेड आउट ऑफ दिस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, राइट। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के ही बनाए जाते हैं बिकॉज दे आर स्टिफ, दे आर स्ट्रॉन्ग, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द कोवैलेंट बॉन्डिंग इन देम, ओके। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये कुछ आपको यहाँ पे कुछ पॉलीमर्स दिए गए हैं जिसमें उसकी मोनोमरिक यूनिट भी मेंशन्ड है, क्या यूजेस हैं उन पॉलीमर के वो भी मेंशन्ड है, ओके। सो यू कैन गो थ्रू ऑल ऑफ दिस, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप पॉलीमर्स पढ़ें मेक श्योर दैट यू शुड एबल टू आंसर एग्जाम्पल्स, ठीक है। जो क्लासिफिकेशन उसमें एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं, और आपको यूजेस ज़रूर पता होने चाहिए, ठीक है। यूजेस लाइक क्वेश्चंस जो होते हैं वो यूजेस पे भी आते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉलीमर्स, ओके। अब हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, दो सिंपल क्वेश्चंस, दे आस्क द सिंपल क्वेश्चंस, बट आपको एक आइडिया होना चाहिए, आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए रिगार्डिंग फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो चलिए फर्टिलाइजर्स के बारे में भी समझ लेते हैं। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं जैसा कि इनका नाम है, ये फर्टिलिटी बढ़ाते हैं प्लांट की, सॉइल में इनको ऐड किया जाता है और इससे जो सॉइल होता है वो फर्टाइल होता है, देयर बाय इट इन्हांसेस द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ठीक है। अब इस फर्टिलाइजर में ऐसा क्या होता है जिससे प्लांट की ग्रोथ इन्हांस होती है? फर्टिलाइजर में होता है नाइट्रोजन, इसमें होता है पोटेशियम, इसमें होता है फॉस्फोरस, ठीक है। तो NPK ये तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, राइट, इन ऑर्डर टू एनहांस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, ओके। तो कोई भी मटेरियल जिसमें वन और मोर एसेंशियल न्यूट्रिएंट हो दैट इज एडेड टू द सॉइल और अप्लाइड टू द प्लांट foliage मीन्स लीफ for the purpose of supplementing the plant nutrient supply can be called a fertilizer, ठीक है। फर्टिलिटी इंक्रीज करने वाला क्या हो गया? फर्टिलाइजर, ठीक है। अब देखिए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, इसमें भी दो क्लासिफिकेशन है। जो ऑर्गेनिक होते हैं डेफिनेटली जो उनका सोर्स है वो नेचुरल होता है, उनको हम प्लांट या एनिमल से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है डेली वी ईट द फ्रूट्स एंड वेजीज, ओके। सो द पील्स ऑफ वेजीज एंड फ्रूट्स दे आर गोइंग टू एक्ट एज द ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ठीक है। तो आपने कभी कभी देखा होगा लाइक ओके बनाना की जो पील है, राइट, इट इज बीइंग एडेड टू द सॉइल, राइट, और वो उसमें बिकॉज लाइक दैट इज रिच इन पोटेशियम, ओके।
तो जो भी वहाँ पे डेफिशिएंसी है इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट की, दैट इज कंपनसेटेड। ओके, तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ऐसे होते हैं, ठीक है, इनको हम मेन्योर भी कहते हैं, जो कि प्लांट और एनिमल सोर्स से ऑब्टेन किए जाते हैं, ठीक है, राइट। अब इनका लॉन्ग टर्म अगर आप यूज़ करेंगे मेन्योर का तो वो हार्मफुल नहीं होता है, बट हाँ ये उतने इफेक्टिव नहीं होते जितने कि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होते हैं, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में जो ये लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है, लैब में प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। अब देखिए जो चीज़ नेचुरल नहीं है उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, तो ये जो केमिकल फर्टिलाइज़र है या इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, अगर आप इसे लॉन्ग टर्म में यूज़ करते हैं तो ये सॉइल की एसिडिटी को बढ़ाता है, जिससे कि अगर उस सॉइल में कोई भी माइक्रोब है, ठीक है, आप खुद समझ सकते हैं सॉइल एसिडिक हो गया तो उसका पीएच इतना कम हो गया कि अब उसमें प्लांट प्रॉपरली ग्रो नहीं कर सकता, ठीक है। जो उसमें माइक्रोब्स रहते हैं, अर्थवॉर्म एंड अदर माइक्रोब्स, तो उनको भी इट विल गोइंग टू किल दैट ऑल्सो, राइट, दे कैन नॉट सर्वाइव इन द एसिडिक सॉइल। तो येस डेफिनेटली अगर हम बात करें तो ये जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हैं दे ऐड टू द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, ये फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, इन्हांस करते हैं, ओके। बट लॉन्ग रन में हमें मेन्योर को यूज करना चाहिए, दैट्स वाई लाइक एवरी वन इज स्विचिंग टू द मेन्योर, ओके, बिकॉज लॉन्ग टर्म में दिस केमिकल फर्टिलाइजर इज अ बिग नो टू यूज, ओके, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के एग्जाम्पल हैं, मेन्योर, ओके, पोल्ट्री लिटर, ग्रीन मेन्योर, ठीक है, कुछ प्लांट्स होते हैं जो फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं, दे कम अंडर दिस ग्रीन मेन्योर। कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, ठीक है, अर्थवॉर्म का जो एक्सक्रीटा होता है दैट कैन बी यूज्ड, ओके। बोन मील है, वुड ऐश है, राइट। उसके बाद इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में देखिए नाइट्रोजन का है, फॉस्फोरस का है, पोटेशियम है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है, ओके। सो दीज फर्टिलाइजर्स आर अवेलेबल, राइट। अब देखिए फर्टिलाइजर और मेन्योर में डिफरेंस क्या है। फर्टिलाइजर एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, इसे लैब या फैक्ट्री में प्रिपेयर किया जाता है एंड इट डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस। ह्यूमस इज द टॉप फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल, ठीक है। तो ये कोई भी डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइजर्स दे आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट, ये तो सही है कि ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम में रिच होते हैं, इसीलिए फर्टिलिटी को इन्हांस करते हैं, बट लॉन्ग रन में आप इसे नहीं यूज कर सकते बिकॉज इट इज वेरी हार्मफुल फॉर द प्लांट्स, ओके। मेन्योर देखिए, ये जो कैटल डंग है, ह्यूमन वेस्ट है या प्लांट रेसिड्यू है, उसकी डीकॉम्पोजिशन से जो बनता है दैट इज द मेन्योर, ओके। ये फील्ड में भी बनाया जा सकता है, ये फील्ड में ही बनाया जाता है बाय द फार्मर्स, ओके। दे एड लॉट ऑफ ह्यूमस, तो ये फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, सॉइल के टेक्सचर को बेटर करते हैं, सॉइल एरेशन बढ़ाते हैं, ओके। सो मेन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट। तो हाँ ये है कि इसमें जो नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस है ये उतना क्वांटिटी में नहीं होता जितना कि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में होता है, बट इट हैज़ अदर एडवांटेजेस, ओके, एज यू कैन सी, right? So yes, this is all about the polymers, okay, and the fertilizers, ठीक है। तो जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं we have already discussed कि जो क्वेश्चंस हैं आप जब भी चैप्टर पढ़िए आपका फोकस होना चाहिए कि पॉलीमर्स के जो क्लासिफिकेशन है, पॉलीमर्स के जो एग्जाम्पल्स हैं और पॉलीमर्स के जो भी यूजेस हैं वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। फर्टिलाइजर्स का भी एक ब्रीफ ओवरव्यू हमने देख लिया है जिससे कि क्वेश्चंस आ सकते हैं, ओके। So this is all about the class for today. Before ending the class, let me tell you there are so many batches going on for NDA, for CDS, FCAT, Territorial Army and also for the interviews, okay? So yes, if you want to enroll for the courses in order to gain the better concept clarity, okay, you can use this code of Warrior10, okay, in order to avail discount of 10% on all of the mentioned courses, right? So yes, this is all about the class. Ending the class on this. Hope you all have understood the concept that we have discussed. Okay. So yes, work hard, stay motivated everyone. Jai Hind. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।